नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद उत्तराखंड की तमाम खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। देहरादून में रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना एक कार सवार को महंगा पड़ गया है। ट्रक को ओवरटेक करते समय कार बेकाबू हो गई, जिससे ट्रक की चपेट में वो आ गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कार पीछे से गलत साइड से ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और बेकाबू हो गई। हादसा देहरादून के जोगीवाला चौक पर हुआ था। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गनीमत ये रही कि कार सवार 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, देखिए बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन अच्छी बात रही कि नहीं हुआ। लेकिन गलत रॉन्ग साइड को लेकर बहुत सारे एक्सीडेंट्स के मामले आते हैं। जब आप एक्सीडेंट्स के कारण देखेंगे तो ये रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना बहुत बड़ी वजह भी होती है। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, 3 लोगों को चोटें आई हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि मामूली है, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। न्यूज 18 की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हादसे के बाद किस तरह कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहले देखिए हादसा कैसे होता है, गलत साइड से ओवरटेक करने की कोशिश और फिर हादसा हुआ। दूसरी तस्वीर, कार की हालत आप देखिए और ये सबक लीजिए कि भविष्य में कम से कम आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। जान भी जा सकती थी अगर रफ्तार बहुत ज्यादा होती या थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ता। यहां पर अच्छी बात है कि 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और अब बात करते हैं बेरोजगारों की। बेरोजगारों को जोर का झटका लगा है। सरकार ने फिलहाल हेल्थ और पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़कर किसी विभाग में नए पद भरने पर रोक लगा दी है। कोरोना संकट में सरकार का खर्च बचाने की वजह से यह फैसला हुआ है। लेकिन सवाल पूछने पर राज्य मंत्री धन सिंह रावत कह रहे हैं कि कोरोना संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया ताकि खर्चों को कम किया जा सके। कांग्रेस कह रही है कि सरकार प्रवासियों को रोजगार देने की बातें कर रही थी। नौकरी पर रोक लगाने से बेरोजगार तो परेशान होंगे। हमारे समूह गाँव के पद हैं, जो हमारे बंदरों गाँव के पद हैं, जो हमारे उच्च शिक्षा में जितने भी क्लेरिकल के पद हैं, वो समूह गाँव के माध्यम से हजारों लोगों की नियुक्ति का हमने ऑनलाइन जो है आवेदन करवाया है। और एडवाइजरी जो है भारत सरकार की वो ये है कि भाई अभी जब तक कोरोना महामारी जो है पूरी रूप से समाप्त नहीं होती है, तब तक राज्यों को बहुत आर्थिक बोझ न हो, इसके लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी की थी। रोजगारों के साथ इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? आप तो रोजगार वर्ष कह रहे थे इसको, आप तो आने वाले प्रवासियों को कह रहे थे कि हम आपको रोजगार देंगे। राज्य के लोगों को पिछले 3 वर्षों में आपने रोजगार नहीं दिया। इस बार आपने घोषित किया कि हम ये रोजगार वर्ष होगा, इसमें इतनी लाख नियुक्तियां होंगी, इसमें इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। और आज जो आपका आदेश आया है उसको पढ़ करके पूरे राज्य का बेरोजगार निराश है, आक्रोशित है। सरकारी नौकरी के लिए स्टूडेंट्स को कोचिंग देने वाले संचालकों का मानना है कि नौकरी की उम्मीद में बेरोजगार 2-3 साल मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार के ऐसे फैसलों से स्टूडेंट्स का मनोबल टूटता है। समूह ग के एग्जाम आयोजित करने वाले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 5 एग्जाम पेंडिंग हैं, जिनमें करीब 2 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। लेकिन एग्जाम तभी हो पाएगा, आयोग के सचिव का कहना है कि एग्जाम तभी हो पाएगा जब कोरोना के हालात सुधर जाएंगे। पेंडिंग भी इतने अवधि के नहीं हैं। सितंबर 2019 तक जो फॉर्म भरे गए थे अभी वही पेंडिंग है। उसके पहले के सारी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, तो अभी 1 वर्ष का समय नहीं हुआ है लगभग उन सबको आवेदन पत्र को भराए हुए। तो इस कारण से हम थोड़ा इंतजार कर सकते हैं और अभ्यर्थी भी इंतजार कर सकते हैं, जिससे हम सही समय आने पर एग्जाम्स को, क्योंकि जितना डिस्टेंसिंग होगा उतना देर लगेगा। अब तो ऑलरेडी पड़ चुका है कोरोना के कारण, ऊपर से सरकार फिर इस प्रकार का स्टेटमेंट दे दे जिससे कि जो युवा है या 2-3 साल से बहुत मेहनत कर रहे बच्चे और फिर कहीं उन्हें उम्मीद ना दिखे और ऊपर से कोरोना का डर भी हो, तो ये एक दुखद जो हम कह सकते हैं पीरियड चल रहा है। और अब आपको आज का कोरोना अपडेट दे देते हैं। आज एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़े हैं।
आज राज्य में कोविड के 75 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1637 हो गई। आज भी एक बार फिर से टिहरी सबसे बड़ा कोरोना गढ़ बनकर उभरा। टिहरी में आज 30 नए कोरोना केस आए हैं। टिहरी के कोरोना मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र की है। ज्यादातर मामले घनसाली, प्रतापनगर और धौलधार के हैं। इसके अलावा देहरादून में 16 तो हरिद्वार में आज 15 नए कोरोना केस आए हैं। रुद्रप्रयाग में आज 6 नए केस आए हैं, तो उधम सिंह नगर में 3, चमोली में 3, पौड़ी में आज एक नया केस आया है। दूर अस्पताल के एक डॉक्टर, एक गार्ड और 2 सफाई कर्मचारियों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। अब तक राज्य में 837 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 778 एक्टिव मरीज हैं, यानी ठीक होने वाले मरीज 50% से भी ज्यादा हैं। अब तक 18 मरीजों की मौत हो चुकी है। उधर टिहरी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जिले में आज 30 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 253 पहुंच गई है, जिसमें से 155 पॉजिटिव लोग ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। अभी तक जिले में 98 एक्टिव केस हैं। सीएमओ का कहना है कि लगातार जो नए केस सामने आ रहे हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र और दिल्ली की है। जैसे हमने आपको जानकारी दी, घनसाली और प्रतापनगर में ज्यादातर लोग यहाँ से सबसे ज्यादा जो प्रभावित लोग हैं यहीं से हैं। आज टोटल नए केस 30 आए हैं और इसके अलावा कुल मिलाकर टोटल केस 253 हो गए हैं पॉजिटिव टिहरी में। और इसके साथ साथ कल 104 डिस्चार्ज, कल तक जो डिस्चार्ज थे पूरे मिला के वो 104 थे। उसके अलावा 51 आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो इस तरीके से कुल एक्टिव केस जो रह गए हैं वो 98 सुरसिधार में रह गए हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एम्स ऋषिकेश में भर्ती मुजफ्फरनगर के एक कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। याद रहे कि बुधवार देर रात को मरीज की तबीयत खराब होने के बाद इसकी मृत्यु हुई थी। एम्स के डीन हॉस्पिटल अफेयर्स प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने कहा है कि 52 वर्षीय व्यक्ति लंबे समय से लिवर कैंसर से ग्रसित थे। पेशेंट 9 जून को एम्स ऋषिकेश में आए थे। सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आई कोविड की। बताया कि इलाज के दौरान इस मरीज की मौत हो गई। जब इसको भर्ती किया था तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था और यहाँ पर उसको कैंसर लिवर की डायग्नोसिस बनाई गई थी, जिसका इसका उपचार भी चल रहा था और 10 तारीख को इसकी मृत्यु हो गई। इसका आते ही हम लोगों ने सैंपल भेजा था और उसको सस्पेक्ट कैटेगरी में कोविड एरिया में भर्ती किया गया था। बाद में इसका सैंपल भी पॉजिटिव आया है। कोरोना काल में जब संक्रमण के डर से संक्रमित शवों की बेकदरी हो रही हो, लोग शवों को जलाने न दे रहे हों, ऐसे समय में इलेक्ट्रिक शवदाह सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं। लेकिन हैरानी ये है कि उत्तराखंड में मौजूदा समय में एक भी इलेक्ट्रिक शवदाह नहीं है। कोरोना संकट के दौरान अंतिम संस्कार करने में भी लोगों के पसीने छूट गए हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पद्मश्री A.N. पुरोहित की पत्नी का 11 मई को निधन हो गया था। पत्नी की अंतिम इच्छा थी कि उनके शव का इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में ही अंतिम संस्कार किया जाए। पुरोहित ने पूरे प्रदेश के शमशानों को छान मारा, लेकिन बाद में हताश होकर उन्हें लखीबाग में ही अपनी पत्नी के शव का अंतिम संस्कार कराना पड़ा। हालांकि इलेक्ट्रिक शवदाह गृह पर्यावरण की दृष्टि से बेहतरीन है। मेरी वाइफ की डेथ हुई और उनकी ख्वाहिश सभी की होती है, बातें करते गए, वही कभी मेरी डेथ हुई तो जहाँ मेरे फादर मदर को क्रिमेटेड किया वहाँ, लेकिन बिजली वाले में करना, लकड़ी वाले में प्रदूषण होता है, मैं पसंद नहीं करती हूँ। कोरोना काल में संक्रमित शवों को लेकर बवाल मचा है। लोग संक्रमण फैलने के डर से अपने अपने क्षेत्रों के शमशान घाटों में इन शवों के दाह संस्कार का विरोध जता रहे हैं। देहरादून के नाला पानी शमशान घाट पर कोरोना संक्रमित के अंतिम संस्कार का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। एक बुजुर्ग महिला का नाला पानी में अंतिम संस्कार कराने में भी विरोध किया गया। लखीबाग में भी शवदाह नहीं हो पाया। रुड़की में एक कोरोना संदिग्ध की मौत के बाद उसके शव को कनखल लाया गया। वहाँ विरोध के बाद परिजन खड़खड़ी ले गए। वहाँ भी शव लेने से मना कर दिया तो परिजन वापस रुड़की लेकर गए। ये सच में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस में, नेचुरल एनवायरमेंट कंडीशन में अगर कोई किसी बॉडी में वायरस है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर्स को बंद कर देंगे तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा।
कोरोना काल में इलेक्ट्रिक शवदाह गृहों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी, लेकिन इन्हीं को लेकर सिस्टम की चुप्पी समझ से परे है। पूरे प्रदेश में हरिद्वार के खड़खड़ी घाट पर एकमात्र इलेक्ट्रिक शवदाह है, लेकिन ये भी पिछले कई सालों से खराब पड़ा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कोरोना पेशेंट्स की मौत होने की सूरत में उनके अंतिम संस्कार को लेकर कुछ स्थानों पर हो रहे विरोध की खबरों पर चिंता जाहिर की। राज्यपाल ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को चिट्ठी लिखकर समस्या का समाधान निकालने को कहा है। ये भी सुझाव दिया है कि कोरोना संक्रमित की मृत्यु होने की स्थिति में उनके अंतिम दर्शन हेतु पास ही निकटतम परिजनों को सभी मानक गाइडलाइंस और सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए अनुमति देने की एक सुस्पष्ट व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि कोई कोविड मरीज ठीक होकर आता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, तो एक कोरोना मरीज की अगर मौत हो जाती है तो उसके परिवार के लिए और उसका अंतिम संस्कार करना कितनी बड़ी चुनौती है, और इसको गंभीरता से लेते हुए ही ये चिट्ठी लिखी गई है ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। बेहद ही महत्वपूर्ण। अब देखिए क्या रास्ता निकाला जाता है, वो भी हम आपको जानकारी जरूर देंगे। और इसी बीच एक खबर देहरादून से भी आ रही है। देहरादून की निरंजनपुर मंडी अब 14 जून तक बंद रहेगी। ये बड़ी खबर। मंडी इलाके से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। अब निरंजनपुर मंडी सोमवार को ही खुल सकेगी। तो मामले लगातार सामने आ रहे थे, इस वजह से यह फैसला हुआ है कि 14 तारीख तक मंडी को जो है बंद रखा जाएगा। उत्तराखंड सचिवालय से जुड़ी भी बड़ी खबर। सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग का सेक्शन 4 बंद कर दिया गया है। सेक्शन ऑफिसर का भाई कोरोना पॉजिटिव आया, उसके बाद यह फैसला हुआ। सेक्शन 4 के सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट रिपोर्ट आने तक सभी कर्मचारी सेल्फ क्वारंटीन रहेंगे। और प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खबर है। हरिद्वार से ऋषिकेश और नेपाली फॉर्म से देहरादून के बीच मेट्रो लाइट सिस्टम, हरिद्वार शहर के अंदर पीआरटी सिस्टम और देहरादून शहर में रोपवे का काम जल्द शुरू हो सकता है। सीएम की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल परियोजना के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान सीएमपी को मंजूरी दे दी गई। बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल परियोजना के एमडी जितेंद्र त्यागी ने देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश मेट्रो लाइट सिस्टम पर विस्तार से जानकारी दी। प्रथम चरण के कामों का साल 2021 से पहले शिलान्यास कर दिया जाएगा, जिसमें हरिद्वार से ऋषिकेश, नेपाली फॉर्म से देहरादून के बीच मेट्रो लाइट सिस्टम, हरिद्वार शहर के बीच पीआरटी सिस्टम और देहरादून शहर के बीच रोपवे सिस्टम बनाया जाएगा। ऋषिकेश मेट्रो, नेपाली फॉर्म से देहरादून मेट्रो, हरिद्वार शहर में पीआरटी, देहरादून शहर में रोपवे, तो ये निर्माण हम करेंगे। आज उमटा की बैठक में इसको फाइनल कर दिया। फर्स्ट फेज में हम हरिद्वार ऋषिकेश बना रहे हैं और देहरादून में रोपवे और हरिद्वार में पीआरटी, ये फर्स्ट फेज में जाएगा। सेकंड फेज में हम बाकी मेट्रो के काम लेंगे। 2021 से पहले शिलान्यास हो जाएगा। 2021 से पहले शिलान्यास होगा। काम पूरा कब होगा इसका थोड़ा इंतजार कीजिए। खैर, उत्तराखंड में इस बार 21 जून को मानसून दस्तक दे सकता है और मानसून के सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद भी है। मौसम विभाग के निदेशक का कहना है कि राज्य में इस बार अच्छी बारिश होगी और 17 जून से पूरे राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि हालात को देखते हुए शासन प्रशासन को तैयार रहना होगा, क्योंकि बरसात में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं तो आम है। जो एक्टिविटी है वो आपके जो कुमाऊं क्षेत्र में है, अब वो बढ़नी शुरू हो जाएगी कल से। और भी मैं कहूँगा कि जो आपके कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट है उनमें करीब करीब जो कुछ जगहों में हल्की से मध्यम जो एक्टिविटी है वो जारी रहेगी अब आगे, और ये एक्टिविटी करीब 17 तक, उस तरह 16 तक इस तरह से चलेगी। और जहाँ तक आप गढ़वाल रीजन की बात करें तो यहाँ पे भी आइसोलेटेड एक्टिविटी कल से जो है शुरू हो जाए। उधर मौसम विभाग का अनुमान यह है कि 21 जून के बाद मानसून की बारिश उत्तराखंड में शुरू हो जाएगी और सरकार को वक्त पर तैयारी की जरूरत भी है। सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि सभी जिलों में डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि आपदा प्रबंधन की तैयारियां करें। मदन कौशिक का कहना है कि इसके लिए खुद मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी को निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारियों को। खासतौर पर स्टेट डिजास्टर का जो हमारा दफ्तर है उसको कहा गया है कि तत्काल आप इस पर एकदम युद्ध स्तर पर काम करिए, तैयारी करिए। जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो डिजास्टर की कमेटी बनी उसको भी कहा गया है।
खबरें और रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। रुड़की पुलिस प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सभी बैंक, जूलर्स, फाइनेंस और बड़े दुकानों से अपील वो कर रहे हैं कि वो अपने संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं ताकि आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और मास्क पहने हुए व्यक्ति की पहचान भी हो सके। एसपी देहात कह रहे हैं कि बैंक, फाइनेंस और जूलर्स की दुकानों में प्रवेश करने वाले सभी ग्राहकों को 20 सेकंड के लिए अपना मास्क उतारना होगा और सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा होना पड़ेगा ताकि कोई मास्क पहना हुआ व्यक्ति आपराधिक गतिविधि को अंजाम ना दे पाए। सभी बैंक, ज्वेलरी, जो भी आभूषण विक्रेता हैं, उन सभी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी हो जहां पर हेवी ट्रांजैक्शन होने की संभावना होती है, उनको अवगत कराया गया है कि वे अपने यहाँ सीसीटीवी लगाएं। साथ ही उक्त सीसीटीवी में जो गार्ड है बैंकों में तैनात, उनसे ये इंश्योर कराएं कि जो भी ग्राहक आते हैं वो अपना मास्क 20 सेकंड के लिए प्रॉपरली एहतियात बरतते हुए, जिससे दूसरों को किसी भी तरह का कोई संक्रमण का खतरा भी ना हो। श्रीनगर, गढ़वाल और पौड़ी के मध्य गिरगांव के जंगलों में अचानक भड़की आग ने पूरे जंगल को चपेट में ले लिया है। तेज हवाओं के साथ जंगल में चीड़ के पेड़ों से घिरे पिरूल से आग तेजी से फैली हुई है। वन विभाग के 6 कर्मचारी किसी तरह आग को बुझाने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन बड़ा क्षेत्र होने की वजह से उनकी कोशिशें नाकाम रही। हालांकि आबादी क्षेत्र में किसी तरह आग को फैलने से बचाया गया है। विभाग का मानना है कि कभी कभी ग्रामीण भी आग लगा देते हैं। तो इधर वाला एरिया को हमने कवर कर दिया है और जो ये गिरगांव के नीचे जो आग लगी हुई है, इसके लिए दूसरी टीम हमारी ऊपर से आग बुझाने के लिए जा रखी है और 1-8 घंटे में भी कवर हो जाएगी। तो ये चीड़ वगैरह की वजह से ज़्यादा ही पिरूल गिर रहा है? हाँ, ये पिरूल गिरने की वजह से ज़्यादा आग लग रही है। कुछ मुझे लगता है गाँव वाले जो घास वास के चक्कर में ये आग लगा देते हैं। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में रहने वालों को अब संचार के लिए नेपाल पर निर्भर नहीं रहना होगा। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी इलाकों को एसडीआरएफ की ओर से 49 सैटेलाइट फोन दे दिए गए हैं। सैटेलाइट फोन के जरिए अब ये इलाके शेष दुनिया से जुड़ सकेंगे। इन इलाकों में सैटेलाइट फोन सेवा साल 2018 से बंद पड़ी हुई थी। सैटेलाइट फोन मिलने से धारचूला के 34 और मुनस्यारी के 15 गांव संचार सेवा से जुड़ जाएंगे। सैटेलाइट फोन से एक कॉल के लिए उपभोक्ता को 12 रुपए खर्च करने होंगे। ये सभी जो दुर्गम क्षेत्र हैं, इसमें खास तौर पे धारचूला क्षेत्र में जो घाटियां हैं वहाँ पर, और जो मुनस्यारी में जो उच्च हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। पूर्व में जो डीएसपीटी फ़ोन हमने जारी किया था, उन्हीं गाँवों को ये सुविधा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें भुगतान आधारित ये व्यवस्था रहेगी। पिछले कई महीनों से बीएसएनएल मोबाइल नेटवर्क ठप होने के विरोध में उत्तरकाशी जिले के भेटियारा के ग्रामीणों ने विरोध का एक अनोखा तरीका निकाला। जब अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को सुनने से इनकार कर दिया, तब गांव वाले शंख और घंटी बजाकर प्रदर्शन करने लगे और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े हरिद्वार के सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल को आज खोल दिया गया। मॉल में 65 साल से ऊपर के व्यक्तियों और बच्चों की एंट्री पर बैन रहा। साथ ही मॉल को पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्किल बनाए गए। मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। साथ ही गाइडलाइन के अनुसार ऑड इवन सिस्टम से दुकानें खोली जाएंगी। उनका सैनिटाइजेशन किया जाता है बॉडी का और हाथ का। उसके बाद हमने फेडरल सैनिटाइजेशन मशीन रखी हुई है हर तरफ, जहाँ जहाँ कस्टमर जाए वो उसको यूज़ कर सकता है। और उसमें हमने उम्र का भी रखा हुआ है, जैसा गाइडलाइन मिली हुई है, गवर्नमेंट गाइडलाइन मिली हुई है 65 साल से ऊपर बच्चों का, 10 साल के नीचे का बच्चों का, तो उसी हिसाब से सारा कुछ उसमें तैयार किया जा रहा है। आइसोलेशन रूम भी हमने बना रखा है। नैनीताल के धार्मिक स्थल अब 30 जून के बाद ही खुल सकेंगे। सभी धर्मों के लोगों ने आपसी सहमति के बाद इस पर अंतिम निर्णय ले लिया। आज नैना देवी के सभी धर्मों के लोगों की बैठक हुई है। इस दौरान जिला प्रशासन ने बताया है कि जो भी केंद्र की गाइडलाइंस हैं उसका पालन जरूरी रूप से करना होगा। मंदिर में 6 फीट की दूरी का पालन करना होगा, तो कुछ अंतराल के बाद हाथ धोने होंगे। इसके साथ ही मूर्ति और धर्म ग्रंथों को नहीं छूना होगा। प्रसाद का भी वितरण नहीं किया जाएगा। मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए घर से ही चटाई लानी होगी। उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 30 जून तक उनको समय चाहिए कि ये तैयारियां अपनी पूरी कर लें और उसके बाद वो आगे की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हमने उनसे फिर कहा है कि पुनर्विचार जो भी आप करना चाहें, तो जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है राज्य सरकार की, उसके अनुपालन के साथ ही ये अनुमति आपको दी जा रही है। तो नियम, कायदे, कानून का पालन करना होगा, वो जरूरी है आपके लिए भी, आपके अपनों के लिए भी और समाज के लिए भी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।